हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। सो अब हम इसी सब्जेक्ट के लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 19 जो है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दो ऑप्शंस होते हैं। ये दो ऑप्शंस किसके पास होते हैं? एग्रीव्ड पार्टी के पास। एग्रीव्ड पार्टी क्या होती है? एग्रीव्ड पार्टी वो पार्टी होती है जिसमें जिसके ऊपर दबाव डालकर उसे प्रेशराइज करके या गलत फैक्ट्स बता करके उसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया जाता है और उसके साथ फ्रॉड होता है। तो यहाँ पर उस एग्रीव्ड पार्टी को जब पता चलता है कि उसके साथ गलत हुआ है तो यहाँ उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। अब ये दो ऑप्शन क्या है? पहला तो या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर ले, ओके, और उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ चले, ठीक है। और दूसरा होता है ये वो कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में ले जा करके पूरी तरीके से उसे खत्म कर दे, उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे। अब यहाँ पर तीन सेक्शंस बताए गए हैं। सेक्शन 15, सेक्शन 16, सॉरी सेक्शन 17 और सेक्शन 18। सेक्शन 15 में क्या है? हमारा कोअर्जन है, ठीक है। सेक्शन 17 में क्या है? हमारा फ्रॉड है। और सेक्शन 18 में क्या है? मिस रिप्रेजेंटेशन है। तो ये जो तीन सेक्शंस हैं ये क्या हो जाते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब यहां पर एग्रीव्ड पार्टी जिनके साथ कोअर्जन हुआ हो, फ्रॉड हुआ हो या मिस रिप्रेजेंटेशन है, तो यहाँ एग्रीव्ड पार्टी के पास ऑप्शन होता है या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ा सकते हैं या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में ले जा करके उसे कैंसिल भी कर सकते हैं। अब हम सेक्शन 19A की बात करते हैं। 19A में भी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, बट स्पेसिफिकली ये अंडू इन्फ्लुएंस की बात करता है। सेक्शन 16 में जो हमारा अंडू इन्फ्लुएंस है इसमें बात करता है, ठीक है। सेम यहाँ पे भी उसके पास वही राइट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एग्रीव्ड पार्टी है उसे कुछ चीजें प्रूव करनी पड़ती है। पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो नेचर, रिलेशनशिप हमें जो है दोनों पार्टीज का जो है वो बताना होगा, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक जो होगा डोमिनेंट की पोजीशन पे होगा और एक जो होगा एग्रीव्ड पार्टी होगा, है ना। यानी कि अगर मास्टर है तो वो डोमिनेंट की पोजीशन पे होगा, सर्वेंट जो होगा उसे वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट में उसे एंटर होने के लिए बोला जा रहा है उसे होना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है कि अंडू इन्फ्लुएंस हुआ है वो जो डोमिनेंट पोजीशन पर है उसके ऊपर होता है। अब यहाँ पर जब ये रिलेशनशिप प्रूफ हो जाता है, चाहे वो मास्टर सर्वेंट का हो चाहे उसके एजेंट और क्लाइंट का हो, ठीक है। आप स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं या उनके डिसाइपल्स होते हैं वो हो, ठीक है, कोई भी हो, यहाँ पे हमें ये बस प्रूफ करना पड़ेगा कि सामने वाला जो पर्सन है जिन्होंने अंडू इन्फ्लुएंस मतलब दबाव डाला है सामने वाले एग्रीव पार्टी पे, वो डोमिनेंट पोजीशन पर होगा। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के साथ क्या होता है, या तो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरे तरीके से कैंसिल कर दिया जाता है, आइदर उसमें जो भी टर्म्स जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं या कंडीशन जो शर्तें हैं, है ना, उस उनकी रेमेडी को इक्वल करके जो भी लॉस हो रहा है एग्रीव्ड पार्टी का उसे बैलेंस करके कॉन्ट्रैक्ट को जो है आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर एग्रीव्ड पार्टी के पास ये दो राइट्स आ जाते हैं। तो आई होप आपको सेक्शन 19 और 19A जो है
इजीली समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं मिस्टेक की ओर। अब हम मिस्टेक को एक चार्ट के थ्रू समझेंगे। इस चार्ट में हम ये समझते हैं कि जो मिस्टेक है वो हमारा सेक्शन 20 से लेकर 22 तक एक्सप्लेन किया गया है। तो ये चार्ट अगर आप याद कर लेंगे, समझ लेंगे अच्छे तरीके से, तो लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। मिस्टेक को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला मिस्टेक ऑफ लॉ, दूसरा मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ओके, मिस्टेक ऑफ लॉ जो है वो हमारा सेक्शन 21 में डिफाइन किया है, ठीक है, एक्सप्लेन किया गया है। अब जो सेक्शन 21 है वो दो तरीके के लॉ की बात करता है, इंडियन लॉ और फॉरेन लॉ। इंडियन लॉ ये कहता है कि आप ये एक्सक्यूज कभी नहीं दे सकते कि आपको उस लॉ का नॉलेज नहीं था। मतलब जब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं तो आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे इंडियन लॉ पता ही नहीं है, इसलिए मैंने अब जो भी गलती हुई है, मिस्टेक हो गई है, भूल हो गई है, वो मैं नहीं मानता। ठीक है, तो कानून का इग्नोरेंस, इंडियन लॉ का इग्नोरेंस जो है वो एक्सेप्शन नहीं माना जाता है। इसलिए जो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग मिस्टेक होता है ना, वो वैलिड ही माना जाएगा। यानी वो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका इफेक्ट होगा जो कॉन्ट्रैक्ट का, वो वैलिड ही माना जाएगा। दूसरा फॉरेन लॉ। फॉरेन लॉ जो है हमारे इंडिया में, इसे हम सिर्फ एक फैक्ट्स के रूप में, एक तथ्यों के रूप में ही देखते हैं, कानून के रूप में नहीं देखते हैं। ठीक है, तो अगर आपको फॉरेन लॉ नहीं भी पता है, कोई तथ्य नहीं भी पता है, कोई फैक्ट नहीं भी पता है, तो जो मिस्टेक है वो एक्सेप्ट किया जाएगा और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सीधा सीधा वॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग जो मिस्टेक होती है वो क्या हो जाती है, वैलिड रहती है, और जो फॉरेन लॉ के अकॉर्डिंग जो मिस्टेक होती है तथ्यों के आधार पर, वो वॉइड हो जाती है। अब हम देखते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स। अब यहाँ पर दो पार्ट्स में हमने फिर से डिवाइड किया है। पहला है बायलैटरल मिस्टेक, दूसरा है यूनिलैटरल मिस्टेक। बायलैटरल मिस्टेक जो है हम सेक्शन 20 में डिफाइन किया हुआ है। बायलैटरल मिस्टेक मतलब जब दोनों पार्टीज की गलती हो, यानी जो दोनों पार्टीज को तथ्यों की भूल हुई हो, फैक्ट्स की भूल हुई हो, और दोनों पार्टीज जो है इस बात पर एग्री कर रहे हो, सब्जेक्ट मैटर जो हो वो सेम हो दोनों का, उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने के लिए। तो यहाँ पर जो मिस्टेक होती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, वो सीधे सीधे वॉइड हो जाएगी, यानी जो इफेक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट का वो वॉइड हो जाएगा। और अब आता है यूनिलेटरल मिस्टेक। यूनिलेटरल मिस्टेक मतलब यहाँ जब किसी एक व्यक्ति के द्वारा, किसी एक पार्टी के द्वारा जो है मिस्टेक की गई हो, ये हमारा डिफाइन है सेक्शन 22 में। ठीक है, यहाँ अगर किसी एक पर्सन के थ्रू मिस्टेक होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड ही रहता है, उसका जो इफेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का वो वैलिड ही रहता है। अब हम कुछ केस लॉस देखेंगे तो हम इस मिस्टेक के टॉपिक को और अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। अब हम मिस्टेक के कुछ लैंडमार्क केसेस देखेंगे। तो पहला केस है हमारा रैफल्स वर्सेस मिचेल हॉस। ये 1864 का केस है जिसे हम पियरलेस केस के नाम से भी जानते हैं। इस केस में क्या था, रैफल्स जो है वो सेलर है और मिचेल हॉस जो है वो बायर है। तो इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें ये तय हुआ कि रैफल्स जो हैं वो 125 जो गट्ठे होते हैं कॉटन के, वो पियरलेस नाम की एक शिप से बॉम्बे से वो भेजेंगे। ठीक है, अब यहाँ कंफ्यूजन ये था कि पियरलेस नाम की दो शिप चलती थी, एक अक्टूबर में और एक दिसंबर में। तो जो बायर थे वो ये समझ रहे थे कि सेलर जो है अक्टूबर वाली पियरलेस शिप से अपना गुड्स की डिलीवरी करेंगे, और जो सेलर थे
वो ये समझ रहे थे कि दिसंबर वाली पीएलएस शिप से जो है गुड्स की डिलीवरी होगी। तो जब अक्टूबर में इनका गुड नहीं पहुंचा तो इन्होंने सेलर पे केस किया। जब फैक्ट्स ओपन हुए तब कोर्ट ने ये समझा कि दोनों एक ही नाम की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, और उन्होंने ये कहा कि ये दोनों पार्टीज की मिस्टेक है, यानी बायलैटरल मिस्टेक है, और इस तरीके से क्या हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट ही पूरी तरीके से वॉइड हो गया, कैंसिल कर दिया गया। दूसरा हमारा केस है कैंडी वर्सेस लिंडसे, 1878 का केस है। इस केस में क्या था, एक ब्लैंकरन नाम की पर्सन था जो फ्रॉड था, ठीक है। वो लंदन स्ट्रीट में एक किराए का घर लेके वहां रहने लगा। उसी स्ट्रीट में एक ब्लैंकरन एंड कॉर्पोरेशन करके एक बड़ी फर्म थी। अब उस पर्सन ने क्या किया, ब्लैंकरन ने क्या किया कि वो लिंडसे एंड कॉर्पोरेशन के पास गया और उसे एक हैंकरचिफ जो रुमाल होती है उसका भारी ऑर्डर देकर, एक बहुत बड़ा ऑर्डर देकर आ गया, और उसने कॉन्ट्रैक्ट पे इस तरीके से साइन किया जैसे कि वो ब्लैंकरन एंड कॉर्पोरेशन का ही वही आदमी है। तो इसलिए लिंडसे एंड कॉर्पोरेशन को भी कोई शक नहीं हुआ। अब इन्होंने क्या किया, जब इनका ऑर्डर रेडी हो गया तो ब्लैंकरन ने, वो फ्रॉड पर्सन ने, कैंडी नाम के थर्ड पर्सन को बोला कि इनको माल डिलीवर कर दो, क्योंकि लिंडसे एंड कॉर्पोरेशन उस व्यक्ति को गलत समझ रहा था, वो कोई और पर्सन समझ रहा था ब्लैंकरन को। तो उन्होंने बिना कोई पैसे लिए, बिना कोई भी कैश लिए, उन्होंने वो पैसा जो ऑर्डर था कैंडी को दे दिया, और जो भी पैसा मिला उसने ब्लैंकरन लेके भाग गया। अब यहाँ जब कोर्ट में लिंडसे ने कैंडी को कोर्ट में लेकर आए तो जब फैक्ट्स ओपन हुए तो यहाँ लिंडसे को दोषी माना गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपको पूरी तरीके से जांच कर लेनी चाहिए थी। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने उसे कोई और पर्सन समझा और बिना जांच के इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो था ये एक यूनिलैटरल मिस्टेक थी। अब हमारा तीसरा केस है तारसम सिंह वर्सेस सुखविंदर सिंह। ये हमारा 1998 का केस है। इस केस में क्या था, ये सेलर होते हैं, ये बायर होते हैं, इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है पंजाब की किसी हिस्से के लैंड के परचेस से रिलेटेड। तो लेकिन इनमें एक बात का कंफ्यूजन होता है कि जो सुखविंदर सिंह है वो ये सोचते हैं कि जो लैंड है वो पर बीघा के हिसाब से तय हो रही है रेट, और तारसम सिंह जो है वो पर कनाल के हिसाब से वो जो है रेट फिक्स करने का सोच रहे हैं। तो जो कनाल होता है बीघे से काफी कम उसकी यूनिट होती है। तो जब कंफ्यूजन जो बढ़ा और कॉन्ट्रैक्ट जब उनको लगा कि सही नहीं है, वो कोर्ट में गए और कोर्ट ने ये माना कि आपने जो रेट तय किया है, उसकी यूनिट तय की गई है, इसको लेकर दोनों पार्टीज के बीच में कंफ्यूजन था, इसीलिए ये एक बायलैटरल मिस्टेक है। और बायलैटरल मिस्टेक होने की वजह से क्या हुआ, ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वॉइड करके, करार करके उसे कैंसिल कर दिया। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच, आई वांट योर सपोर्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।